हेलो ट्राइबल्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था रिवर्सिबल फॉर्म ऑफ एंटीकोलिनेस्टरेजेस, जहाँ पे कार्बामेट्स या टैक्रीन लाइक हमने सब्सटेंसेस दिया था ताकि हम एस्टाइल कोलिनेस्टरेजेस एंजाइम्स को इनहिबिट कर सके और एस्टाइल कोलिन एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ा सकें। तो अब देखते इरिवर्सिबल फॉर्म ऑफ एंटीकोलिनेस्टरेजेस। तो इरिवर्सिबल में हमने लास्ट क्या देखा था कि हमने दोनों जगह में कार्बामेट्स का नाम लिखा था। अब कार्बामेट का नाम मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि लॉन्गर ड्यूरेशन में दिया जाए तो दिस मिमिक्स एंटीकोलिनेस्टरेज एंजाइम, तो इसलिए कार्बामेट्स का आता है। और सबसे सिग्निफिकेंट यहाँ पे वर्क आता है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का। तो सबसे पहले ऑर्गेनोफॉस्फेट्स को देखेंगे। अब ऑर्गेनोफॉस्फेट्स क्या है? ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आर हाईली लिपिड सॉल्यूबल सब्सटेंसेस। अब इसमें ड्रग्स मल्टीपल टाइप्स हैं, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी, कुछ नहीं भी रहेंगी तो कोई इश्यू नहीं है। ड्रग्स, सबसे पहले ड्रग्स क्या आएंगे? मेलाथायोन, पैराथायोन, डायजोनियन, क्लोरोपाइरिफोस, टिक 20, ये सब है, जिसमें से क्लोरोपाइरिफोस एक याद रखने का ज़रूरत है। अब आते हैं कि और कौन कौन से डिफरेंट टाइप से डिवाइडेड हैं हमारे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। अब सबसे पहले आते हैं वॉरफेयर एजेंट्स। वॉरफेयर एजेंट्स आर बेसिकली जो वॉर के टाइम पे यूज़ हुए थे एज न्यूरो डिजनरेटिव गैसेस। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम सारे यूज़ हुए थे। टाबुन, सोमन, सारीन, वीएक्स एजेंट्स, ये सारे नर्व गैसेस है। ये नर्व डैमेज के लिए यूज़ हुए थे, ये वॉरफेयर एजेंट्स हैं। और कौन कौन से आते हैं क्लिनिकल यूज़ में? क्या आते हैं? एक्थियोफेट, ये आयरिस सिस्ट के टाइम काम आता है। इसका साइड इफेक्ट है, सॉरी, आयरिस सिस्ट इसका साइड इफेक्ट है। एंड फ्लूओस्टिग्मिन किसके लिए काम आता है? क्लोज्ड एंगल ग्लॉकोमा के लिए काम आता है। अब ग्लॉकोमा आई डिजीज़ है। अब एक सिंपल चीज़ हमें अभी तक क्या मिल रही है, लास्ट में जिसके नीन ज़्यादा आ रहा है वो जो लास्ट में जैसे इग्मीन, जैसे लास्ट हमने पीछे में देखा था फाइजोस्टिग्मिन, फ्लूओस्टिग्मिन, दोनों आई के लिए ही यूज़ हुए थे। तो ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। क्लोज्ड एंगल ग्लॉकोमा में काम आता है एंगल को इंक्रीज़ करने के लिए, इरिडियोकॉर्नियल एंगल को इंक्रीज़ करने के लिए। और किस किस के लिए आता है? इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स में यूज़ होता है। इंसेक्टिसाइड में यूज़ आने वाले कौन से हैं? एल्डी कार्ब, कार्बोरिल, प्रोपॉक्सर। अब इसमें प्रोपॉक्सर और क्लोरोपाइरिफॉस कैसे याद रख सकते हैं? बेगॉन से, अपने घर में यूज़ होता है हम सबके बेगॉन स्प्रे कीड़े मारने के लिए, तो वो प्रोपॉक्सर और क्लोरोपाइरिफॉस का मिक्स है। अब आते हैं कॉज ऑफ, अब इसके क्या होता है? अब ये इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स आर द कॉज ऑफ कोलिनर्जिक एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ये कॉज है इसके, जिसके कारण क्या होता है? शरीर में एजिटेशन रहती है, सिक्रीशंस बढ़ जाता है बॉडी का। बेसिकली एसिटाइल कोलिन इंक्रीज हो रहा है तो सारे सिक्रीशंस बढ़ जाएंगे। डम्बेल अगर याद हो तो सिक्रीशंस बढ़ गए। एंड सबसे स्पेसिफिकली अगर चेक करना है कि हाँ अगर कोई कोलिनर्जिक पॉइजनिंग हो रही है तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस को देखेंगे। रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस इज़ मोर देन नॉर्मल, तो उसका मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर है कि हाँ पर्सन को या पेशेंट को कोलिनर्जिक पॉइजनिंग है। और क्या है? पिन पॉइंट प्यूपिल इज़ द मोस्ट कॉमन मार्कर ऑफ कोलिनर्जिक पॉइजनिंग। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मार्कर। तो इजीली पता करने के लिए इट्स पिन पॉइंट प्यूपिल, और सबसे स्पेसिफिक पता करने के लिए रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस। तो ये हमारे हो गए। अब मेथड ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन क्या है? अब क्या होता है, हमारे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स स्पेशली एस्टेरेटिक साइट में आके जुड़ते हैं। अब ये एस्टेरेटिक साइट में आके जुड़ के एकदम टाइट कोवैलेंट बॉन्ड्स बना लेते हैं। अब कोवैलेंट बॉन्ड बन गया तो अब H2O जो हम हाइड्रोलाइसिस के लिए देंगे इट वोंट वर्क, ये कोई ऐसा खास उसके लिए काम नहीं करेगी। तो उसको देने के लिए तो अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का होता है ना तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइम्स दिया जा सकता है जो ऑर्गेनोफॉस्फेट को वहाँ से हटा देता है। तो ये चीज़ होता है। तो अगर ऑक्साइम देते हैं तो ऑर्गेनोफॉस्फेट विल बी रिलीज। और ऑक्साइम्स कौन कौन से हो सकते हैं? प्राइलिडॉक्साइम, ओबिडॉक्साइम, डायसेटाइल मोनोक्साइम। ये डायसेटाइल मोनोक्साइम डैम्स मेथड, ये लास्ट ईयर अगर किसी को मतलब अगर याद रहे तो बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में हमने देखा था डायसेटाइल मोनोक्साइम, तो वैसे करके याद रह सकता है। ये हो गया। अब फॉस्फोराइलेट, अब ये ऑक्साइम्स तब तक वर्क कर सकते हैं जब तक एकदम अभी रिसेंट में दिया हो या ऑर्गेनोफॉस्फेट बहुत टाइम से इनहिबिटेड ना हो कोलिनेस्टरेज एंजाइम। क्योंकि फॉस्फोराइलेटेड एंजाइम जब रहता है अगर वो या तो एज कर गया, बहुत टाइम से उसमें लगा हुआ है, या उसमें कोई भी टाइप का इस
ज्वाइनिंग के कारण कोई भी एल्काइल ग्रुप का लॉस हो गया तो दिस बिकम्स रेजिस्टेंट टू हाइड्रोलाइसिस। तो ये हाइड्रोलाइसिस के लिए अगेंस्ट हो जाता है, तो ये कम्प्लीटली ब्लॉक रह जाता है। फिर इससे तो बेटर रहता है कि नया एंजाइम ही क्रिएट कर लो। तो ये रहता है। अब ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग क्या रहती है? ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में अगर फॉर एनी रीज़न ये पॉइजनिंग क्रॉनिक है, बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही है, तो ये किसके रीज़न से हो सकता है? फ्लोरीन कंटेनिंग एंड ट्राइसाइल ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के कारण होता है। अब इसमें क्या होगा, इसका मैनिफेस्टेशन कैसे दिखेगा? हमें पॉलीन्यूराइटिस दिखेगा और डीमाइलिनेशन दिखेगा नर्व्स में। तो ये देखने मिलता है और इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। अब इसके डैमेज, अगर क्रॉनिक पेशेंट है तो उसके डैमेज दो फेज़ में देखते हैं। सबसे पहला फेज़ क्या आता है? सेंसरी डिस्टर्बेंस। सबसे पहले अब डीमाइलिनेशन हो रहा है तो उसके कारण सेंसरी डिस्टर्बेंस आएंगे। सेंसरी डिस्टर्बेंस आएंगे तो मसल्स को ठीक से हमारे सिग्नल्स नहीं पहुंचेंगे, मसल विल बिकम वीक एंड इट विल लीड टू टेंडरनेस एंड डिप्रेस्ड टेंडन रिफ्लेक्स। अब टेंडन रिफ्लेक्स और ये हुआ तो इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज़ बेसिकली लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस। तो ये है। और फिर फेज़ 2 आता है। फेज़ 2 में क्या दिखता है? अब ये डैमेज अब बढ़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो इट विल लीड टू स्पास्टिसिटी ऑफ द मसल विच लीड्स टू अपर मोटर न्यूरॉन मसल पैरालिसिस। तो ये हमें दो फेज़ में इसके डैमेज देखने मिलते हैं। और क्या दिखता है? पेक्यूलियर फीचर्स क्या क्या है? अब एक पेक्यूलियर मतलब एकदम अलग सा फीचर आता है। एक अलग सा फीचर क्या आता है? एकदम रेड टीयर्स रहते हैं, एकदम रेड कलर के टीयर्स हमें निकलते दिखते। क्यों? क्योंकि टीयर्स में पोरफायरिन प्रेजेंट आ जाता है। लैक्राइमल सिक्रीशन में पोरफायरिन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण हमारे टीयर्स लाल रंग दिखते हैं, खूनी आंसू बकायदा। तो ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं इस? अब क्रॉनिक नहीं है तो अक्यूट या इस सब का इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो ट्रीटमेंट कैसे होगा? दो टाइप से ट्रीट कर सकते हैं। या तो हम एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें, रिसेप्टर ब्लॉकेज कर दें या ब्लॉकर्स दे दें, या फिर क्या एंटेगोनिस्ट दे दें, या फिर रीएक्टिवेट कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम, कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को रीएक्टिवेट कर दो। तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि रिसेप्टर ब्लॉक कैसे करेंगे। ये दोनों में काम आता है। ये ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में भी काम आता है और ये कार्बोमेट पॉइजनिंग में भी काम आता है। अब ऑर्गेनोफॉस्फेट में इसका कैसे काम आएगा? हम इसके लिए देते हैं एंटेगोनिस्ट एट्रोपिन। अब एट्रोपिन हम किस में देते हैं? 2 मिलीग्राम IV रिपीटेड इन्फ्यूजन में देते हैं, लगातार देते रहते हैं जब तक एट्रोपिनाइजेशन अकर नहीं होता। एट्रोपिनाइजेशन मतलब इट्स बेसिकली ऑपोजिट ऑफ द डम्बल्स। मतलब एसिटाइलकोलिन का जो ओवर सिक्रीशन के कारण जो हमें क्या दिख रहा था? डम्बल्स दिख रहा था, वो डम्बल्स का कंप्लीट ऑपोजिट दिखेगा। तो क्या दिख रहा है? अब वहाँ पे डम्बल्स में मियोसिस दिख रहा था तो मिड्रियासिस दिखेगा। वहाँ ब्रेडिकार्डिया दिख रहा था तो यहाँ टैकाइकार्डिया दिखेगा। वहाँ बावल मूवमेंट इंक्रीज था, यहाँ पे बावल मूवमेंट कम हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा। और ड्राइनेस ऑफ ब्रोंकियल सिक्रीशन, वहाँ सिक्रीशंस बढ़ रहे थे, यहाँ सिक्रीशन कम हो जाएंगे। जब देखने लगे कि रेस्पिरेटरी या ब्रोंकियल सिक्रीशंस कम हो रहे, इट इज़ द डेफिनेटिव एंड मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन। एट्रोपिनाइजेशन चेक करना है तो ब्रोंकियल सिक्रीशन की ड्राइनेस चेक करता है। अगर ब्रोंकियल सिक्रीशन कम है तो इट इज़ द डेफिनेटिव एंड मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन। तो इससे हम देखते हैं और क्या क्या देखने मिलता है कि व्हाट इज़ द सेकेंड टाइप इज बेसिकली रीएक्टिवेशन ऑफ कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम। कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को वापस जगाया जाए। अब उसके लिए क्या करते हैं? अब ये बेसिकली ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में काम आता है। क्यों? इसका मैं रीज़न बताता हूँ। इसके लिए हम देते हैं ऑक्साइम्स एंड ऑक्साइम्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग कार्बामेट पॉइजनिंग। अब रीज़न क्या है? एज इट बाइंड्स टू द एनायनिक साइट टू प्रोड्यूस एंटीकोलिनेज एक्टिविटी इटसेल्फ। अब क्या रहता है? कार्बामेट पॉइजनिंग के टाइम क्या होता है? अब हमने देखा कि हमारे पास दो टाइप के साइट्स होते हैं। हमारे पास दो टाइप के साइट्स होते हैं, एक एनायनिक साइट और एक एस्टेरेटिक साइट। ये हमारा एस्टेरेटिक साइट हो गया, एस्टेरेटिक साइट, और ये हो गया हमारा एनायनिक साइट। अब ऑर्गेनोफॉस्फेट्स यहाँ आके ज्वाइन किए हैं तो ऑक्साइम्स क्या करेंगे? ऑक्साइम्स आएंगे और यहाँ पे एनायनिक साइट में अटैच करेंगे। अब एनायनिक साइट में अटैच करते ही ऑक्साइम ऑर्गेनोफॉस्फेट को पकड़ेंगे और दोनों एक साथ रिलीज हो जाएंगे। ऑक्साइम प्लस ऑर्गेनोफॉस्फेट्स ये रिलीज हो जाएंगे। ये होता है नॉर्मल ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में।
अब यही चीज़ अगर मैं देखूं कि हमारे कार्बामेट पॉइजनिंग में क्यों नहीं वर्क करी, तो बेसिकली कार्बामेट्स, मैंने लास्ट वीडियो में एक चीज़ गलती कर दी थी कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि वो एस्ट्रेटिक साइट में आके ज्वाइन करते हैं, नहीं, हमारे कार्बामेट्स आके ज्वाइन करेंगे एक्टिव साइट्स में। तो यहाँ आके कार्बामेट्स ज्वाइन कर गए। अब ऑक्साइम को फंक्शन करने के लिए ऑक्साइम नीड्स द एनायनिक साइट। अब एनायनिक साइट तो उसे मिल नहीं रहा, कार्बामेट यहाँ प्रेजेंट हो गया, तो वो और उस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, इट विल बी कम्प्लीटली इनइफेक्टिव। तो इसलिए हम इसे कार्बामेट पॉइजनिंग के टाइम पे नहीं देते, तो बेसिकली इसे हम नहीं देते। तो ऑक्साइम्स का ये सीन हो। अब डोजेज क्या क्या दे सकते हैं? अब डोजेज रहता है, अब मोस्टली हम मोस्ट कॉमनली प्रेलिडॉक्साइम यूज़ करते हैं, तो डोजेज का नाम नियोपाम या पाम ए इंजेक्शन होता है, या फिर लाइफ इंजेक्शंस 1 ग्राम वायल इंजेक्शन, ये होते हैं। इसको देते कैसे? एकदम स्लो डोजेज में देते हैं, चिल्ड्रन में और भी कम डोजेज में देते हैं। और एक और रेजिमेन रहता है, एक लोडिंग डोज रहता है 30 mg पर kg IV का, विच इज़ फॉलोड बाय अ टेपरिंग डोज ऑफ 8 to 10 मिलीग्राम पर kg पर आवर। इसका कंटिन्यूस इन्फ्यूजन देते हैं जब तक रिकवरी ना हो जाए। कंटिन्यूस इन्फ्यूजन देते रहना रहता है, और लो डोजेज और सिम्टम्स के अकॉर्डिंग डोजेज देना रहता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारे इनडायरेक्ट ये होता है हमारे इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेजेस का। तो ये ख़त्म होता है हमारे कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो से हम बात करेंगे व्हाट आर दी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। तो थैंक यू वेरी मच ट्राइबल्स, प्लीज़ लाइक, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब।